सर, ईरान ने जिस तरह से जवाब दिया इसराइल को, और ये इसराइल एक ऐसा दुश्मन है जो अपने आप को बहुत ही बड़ा दुश्मन समझते हैं, और नो डाउट अगर इनकी हम सलाहियतों को देखें तो वो तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन ईरान का इनको रिस्पॉन्ड बैक करना और फिर इन लोगों को पनाह तक लेनी पड़ी, इनकी बिल्डिंग्स का नुकसान हुआ, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो ये अभी मीडिया पे शो भी नहीं कर रहे। आप किस तरह से देखते हैं ईरान की जवाबी कार्रवाई को? बहुत शुक्रिया सुजैन आपका और आपके चैनल का मुझे इनवाइट करने का। देखिए ये बहुत सारे मुल्कों को सरप्राइज हुआ होगा, खासतौर पर इसराइल को बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हुआ होगा, बिकॉज वो समझ रहे थे कि ये जितना मैसिव अटैक करेंगे शायद एक या दो रातों के अंदर ही वो ओवर पावर कर लेंगे ईरान को या अपनी टर्म्स पर लाने पर मजबूर कर देंगे। और मैं 2 दिन से जब चैनल से मुझे इन्वाइट किया था तो मैं उनसे यही कह रहा था कि ईरान के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, बिकॉज उनकी एयरफोर्स इतनी स्ट्रांग नहीं है, कोई कंपैरिजन ही कोई नहीं है इसराइली एयरफोर्स के साथ। लैंड फोर्सेस जाहिर है ऑपरेटिव नहीं हो सकती, बहुत दूर है। नेवल फोर्सेस के लिए बड़ा मुश्किल है, इतना रीच आउट करना। सिर्फ एक ही उनके पास फोर्स थी और वो थी सरफेस टू सरफेस मिसाइल, ये बैलिस्टिक मिसाइल जो उन्होंने कल किया है। और देखिए ये टर्म्स जो जब भी सीज फायर होनी थी, अगर ये सीज फायर 2 दिन पहले हो जाती, तो जब बहुत ज्यादा हिट हुआ था ईरान, स्पेशली उनकी लीडरशिप आप देखिए, पॉलिटिकल लीडरशिप जो पासदारान इनकलाब हैं, उनके आर्मी चीफ्स और दूसरे लीडर्स गए, उनको हिट किया गया और सबसे बड़े उनके 9 न्यूक्लियर साइंटिस्ट को टारगेट किया गया। उस वक्त ईरान बहुत डिफेंसिव पोजीशन में था। किसी भी मुल्क में जब आप इंस्टीट्यूशनलाइज्ड ट्रांसफर ऑफ पावर नहीं होती, जो इस सूरत में नहीं हुई, जाहिर है नए लीडर्स चुने गए, फौरी तौर पर उनको हैंड ओवर की गई कमांड, तो ये बहुत बड़ा एक क्राइसिस होता है, लीडरशिप डायलेमा हो जाता है। ईरान ने सिर्फ 24 घंटे से भी कम वक्त में इसको ओवरकम किया है। दुनिया ये तवक्को नहीं कर रही थी, ऐसा लग रहा था कि ईरान शायद कुछ स्टेबलाइज करने में, अपने आप को रीबैलेंस गेन करने में शायद 1 2 3 4 दिन शायद ले सकता है, लेकिन उन्होंने बहुत जल्दी बैलेंस किया, क्योंकि उनकी ट्रैक रिकॉर्ड वो एक मुल्क नहीं है बल्कि एक तहजीब है, और बहुत सालों से इतनी बहुत पुरानी एक एम्पायर है दुनिया में, हजारों साल से। तो वो उन्होंने बड़ा जल्दी कम बैक किया। तो अब ये जो कम बैक किया, जी, इसका जाहिर है असर इसराइल पर 2 फ्रंट पर हुआ है। एक तो उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप को बहुत इम्बैलेंस हुई, वो बिकॉज एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, और दूसरा एक फ्रंट पर हुआ, वो इसराइली जो लोग, कॉमन मैन है, वो बिल्कुल कभी तवक्को नहीं कर रहे थे, क्योंकि इसराइल के जो लोग हैं वो इस तरह के ऑफेंस या इनसिक्योरिटी और खौफ में रहने के आदी नहीं है। वो आदत है उनको, इसराइल की फौज को, कि जाकर अपने मुल्क से बाहर ऐसे ऐसे सर्जिकल स्ट्राइक ऑपरेशंस करे, प्रोहिबिटिव स्ट्राइक्स करे, या इतनी पनिशमेंट दे और एलिमिनेट करे वहां की लीडरशिप को, और बाद में उनको सरेंडर करने पर या कॉम्प्रोमाइज करने पर इस हद तक मजबूर कर दे। तो इसराइल के लोगों ने तो ये देखा ही नहीं था कि जब बॉम्ब किसी के अपने सर पर गिरते हैं तो वो कैसा महसूस होता है, कैसा खौफ होता है, तो सर बंकर में जाना कैसा लगता इसके है। बाद इसराइल क्या दोबारा से ये हरकत करेगा? क्योंकि अब तो शायद उसकी ईगो का मसला भी हो गया, और वो खुद को इतना पावरफुल समझता है कि अगर उसने बदले में अब कोई जवाब ना दिया तो फिर तो सारे मुसलमान ममालिक के ऊपर उसका जो एक रोब उसने जमाया हुआ है वो तो खत्म हो जाएगा। देखिए जो जोग्राफियाई लिहाज से अगर आप देखें ना, तो ईरान का जोग्राफिया 70 गुना इसराइल से ज्यादा है। और आपके व्यूअर्स की आसानी के अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं अर्ज कर देता हूं कि पाकिस्तान का 40वां हिस्सा हो तो वो इसराइल बनता है, इतना कम है। केपीके के 4 हिस्से करें तो इसराइल बनता है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इसराइल के खिलाफ हिट करना ईरान को रिलेटिवली आसान है, क्योंकि जोग्राफिया बड़ा लिमिटेड है। जो 150 मिसाइल उन्होंने मारे ईरान ने इसराइल पर, वो ऑलमोस्ट पूरा इसराइल देखिए, पूरी शहर जलता रहा, इनसिक्योरिटी रही। तो टारगेटिंग स्ट्रैटेजी इसराइल के खिलाफ ईरान की निस्बत आसान है, लेकिन क्योंकि पीछे माइट बहुत बड़ी है, इसराइल के पीछे सुपर पावर्स है, पूरा वेस्ट खड़ा है, टेक्नोलॉजी एट द बेस्ट है, उसके बावजूद अब उस पर, ये आपने बिल्कुल ठीक पॉइंट आउट किया कि उस पर एक ऑब्लिगेटरी भी है, एक मॉरल प्रेशर भी है, और पब्लिक प्रेशर भी बहुत ज्यादा है उस पर, कि वो कुछ ना कुछ हिट बैक करे। बिकॉज आप ध्यान में रखिएगा कि पिछले 75 सालों से जब से इसराइल बना है, अमेरिका ने उसको मिलिट्री हार्डवेयर और वेपन्स 260 बिलियन डॉलर के बराबर दिए हैं। बिल्कुल। और ये इमदाद पूरी दुनिया की अगर इमदाद जो अमेरिका ने दी है वो मिला ले तो उससे डबल बनती है। अगर इकट्ठी एक तरफ हो, और सिर्फ इसराइल को जो वेपन्स दिए गए हैं 260 बिलियन, वो डबल है। अगर इतने ज्यादा वेपन्स दिए गए हैं और इतनी खुली छूट है उनको वेपन्स खरीदने की, तो जाहिर प्रेशर लोगों का भी माउंट होगा। अना भी है जो आप कह रही हैं कि ईगो प्रेशर होता है बहुत ज्यादा एक मुल्क के ऊपर, तो वो हिट बैक तो जरूर करेगा। लेकिन अब जो फर्क पड़ा है पहले दिन से और आज के दिन में, उसकी हर स्ट्राइक के साथ इसराइल की एक प्राइस टैग अटैच हो गई है, यानी एक प्राइस टैग है उसके साथ। अगर वो हिट बैक करेंगे तो आपने देखा उनके हाइफा में किया, उनके ग्रिड स्टेशन को किया, उनके गैस स्टेशन को किया, उनके एयर बेसिस बंद है इस वक्त, उनकी हवाई एयरलाइन सारी बंद है, उनकी एयर ट्रैफिक रुकी हुई है। तो इसराइल को बहुत बड़ी हिट लगी है। जो मैं प्राइस टैग कह रहा हूँ वो इस शक्ल में इसराइल को देना पड़ रहा है।
सही। अब उसको रियलाइज हुआ है शायद, और आपने नोट किया होगा कि सब बड़े लीडर्स, इंटरनेशनल लीडर्स इंक्लूडिंग अमेरिकन प्रेसिडेंट की एक टोन चेंज हो गई है। और ये बिल्कुल ऐसा ही हुआ जैसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मामले में हुआ था। और अगर आपने अभी अभी टीवी देखा हो तो कोई 5 मिनट पहले अमेरिकन प्रेसिडेंट कह रहे थे कि इसराइल और ईरान के दरमियान डील वैसे ही हो जानी चाहिए जिस तरह इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान हुई थी। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान कैसे हुई थी? क्योंकि 10 तारीख, मई की 10 तारीख को पाकिस्तान ने जो पंच दिया था, उससे ये सीज फायर हुई थी। आप हमेशा दुनिया में आप नेगोशिएशन टेबल पर एडवांटेज पोजीशन में उस तरह बैठते हैं जब दोनों एक न्यूट्रलाइज ग्राउंड पर या न्यूट्रलाइज लेवल पर एस्केलेशन पर खत्म करें। अगर जैसे मैंने अर्ज किया कि अगर पहले दिन जंग बंद हो जाती तो ईरान की बहुत डिसएडवांटेज पोजीशन थी, दुरुस्त। अभी वो बहुत बेहतर है। सो सम टाइम मैं एज अ स्टूडेंट ऑफ स्ट्रैटेजी, एज अ फाइटर पायलट नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ एज अ सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए कि ईरान को एस्केलेट करना जरूरी है टू डी एस्केलेट। बिल्कुल। जी। जी सर, अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि इसराइल तो बड़ा एक दावा करता है कि जी उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो बड़ा ही कमाल का है। जिस तरह से ईरान ने हमला किया वो ईरान का ये नहीं था कि जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया साथ साथ हैं तो जी साथ वाले घर पे बम फेंक दिया। ईरान के जो मिसाइल्स थे, जाहिर बात है वो पहले इराक से गुजरे होंगे, फिर उर्दन से गुजरे होंगे, फिर इसराइल गए होंगे। तो ये कहना तो दुरुस्त होगा कि जो ईरानी मिसाइल्स थे वो बहुत ही कोई अच्छी टेक्नोलॉजी के थे कि इन लोगों को टाइम ही नहीं मिल सका कि उनको इंटरसेप्ट करें। ये आपने बड़ा अच्छा ऑब्जर्वेशन की है कि देखिए, जब वेपन्स या जो भी जहाज, 200 जहाज पहले दिन जो इसराइल से टेक ऑफ किए थे, ईरान पहुंचे थे, वो जॉर्डन और इराक के रास्ते पहुंचे थे। ये तकरीबन 2000 से 2200 किलोमीटर सफर है वन बिल्कुल। वे। और वेपन्स कैरी कर रहे थे, ये भी देखिए बहुत लोड उठाया हुआ था। तो 4000 4500 किलोमीटर जाना बगैर ए टू ए रिफ्यूलिंग के उन जहाजों के लिए मुमकिन नहीं था। जिसका मतलब ये है कि इसराइल के पास तो सिर्फ 6 टैंकर्स हैं, ए टू ए रिफ्यूलर्स हैं। यस। 200 जहाजों को तो वो रिफ्यूल नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि बहुत ज्यादा उसको दूसरे जहाजों की, एयर टू एयर रिफ्यूलर टैंकर की, दूसरे किसी मुल्क ने मदद की। एग्जैक्टली। जबकि एयर स्पेस भी देखिए, जॉर्डन, अनफॉर्चुनेटली जॉर्डन और इराक ने कोई मजामत नहीं की उन 200 जहाजों के आते वक्त भी और जाते वक्त भी। जबकि ईरान को बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, वही एयर स्पेस जो इसराइल खुले तौर पे इस्तेमाल कर रहा है, वो जाते हुए ना सिर्फ इराक और स्पेशली जॉर्डन शूट डाउन कर रहा है, क्योंकि वहां मोस्टली वेपन्स कंट्रोल हो रहे हैं या एयर डिफेंस कंट्रोल हो रहा है वेस्टर्न टेक्नोलॉजी या अमेरिकन से। और वहां से उनको रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा ईरानी मिसाइलों को मिल रही है। आप एक एयरक्राफ्ट कैरियर की मौजूदगी को भी इनटू अकाउंट जरूर कर लें, जहां से जो समुद्र में है, लेकिन वो क्लोज प्रॉक्सिमिटी में हर उस मिसाइल को जो ईरान से फायर होता है उसको भी टारगेट करने की पोजीशन में है। तो ये मल्टी डायमेंशनल उसको रेजिस्टेंस मिलती है। और फिर इराक के पास अपने 4 लेयर्स हैं डिफेंस के, जिसका हम आयरन डोम बात कर रहे हैं, वो एक है उनमें से। तो 4 लेयर्स को उन्होंने पेनिट्रेट करके इतनी वाइटल इंस्टॉलेशन जाकर हिट किया है। ये बहुत हैरान कुन है और बहुत परेशान कुन होगा, खासतौर पर इसराइल के लिए और अवाम के लिए भी, जिनको ये बता दिया गया था कि इसराइल की एयर स्पेस जो है वो तो इम्प्रेग्नेबल है, उसके अंदर तो कोई जो एंटर होगा वो तबाही से 2 4 पहले से हम कर देंगे। दुरुस्त। और आज आपने नोट किया उनकी इफेक्टिवनेस को, कि इजरायली हुकूमत को ये बयान देना पड़ा अपने लोगों के लिए कि हमारी वार्निंग को सीरियस लें, क्योंकि हमारी एयर स्पेस जो है वो इम्प्रेग्नेबल नहीं है, यानी थ्रेट हो सकती है, हमारे अंदर पेनिट्रेशन हो सकती है। तो ये न्यू नॉर्मल अब ईरान ने इसराइल के खिलाफ कर दिया। जैसे मैंने कहा कि एस्केलेट किया है, और अब डी एस्केलेट करना अब ऑब्लिगेटरी ज्यादा मुझे इसराइल की तरफ लग रहा है, कि उनको परेशानी है कि हमारे लोग तो इस तरह के आदी नहीं थे इस तरह की हिट बैक लेने के। दुरुस्त सर, अभी जो मैं रिपोर्ट्स वगैरह टीवी पे देख रही हूँ उससे तो एक तासुर ये भी आता है कि ईरान के पास जेर ज़मीन एक मिसाइल सिटी है, और अगर ईरान में इतना कॉन्फिडेंस आया है कि वो इस दुश्मन के ऊपर वार कर रहा है और उसके अलावा वो अमेरिका को भी एक वार्निंग दे रहा है, तो ये तो फिर दुरुस्त समझा जाए ना कि अमेरिका को भी अगर वार्निंग दी है तो ये किसी कॉन्फिडेंस की बेसिस पे दी है। देखिए, हमें ये ज़हन में रखना चाहिए कि जब इस तरह की वॉर होती है तो साइ ऑपरेशंस भी होते हैं, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी शुरू हो जाती है, जिसके अंदर आप एक दूसरे को इस हद तक या आपके लोगों को खासतौर पर डीमोरलाइज करते हैं, उनकी आवाम को करते हैं, उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप को मेंटली हिट करते हैं, यानी आपकी जो विल टू फाइट होती है उसको डैमेज करते हैं। और ये उसका भी हिस्सा हो सकता है। मुझे नहीं लगता कि अगर एज अ स्टूडेंट ऑफ स्ट्रैटेजी, मैं बिल्कुल नहीं रिकमेंड करूंगा अगर मैं ऑप्शन में हूं किसी डिसीजन मेकिंग के, कि इसराइल के अलावा किसी और को इस वक्त ईरान को इंगेज करने की जरूरत है। मिलिटरीली मैं बात कर रहा हूँ, नहीं इंगेज करना चाहिए, बिकॉज इसराइल ही को अगर वो सबक सिखा दे तो वो इनडायरेक्टली अमेरिका को भी सबक पहुंच रहा है। जरूरी नहीं कि आप मिलिट्री बेस किसी अमेरिकन बेस को या इंस्टॉलेशन को हिट करेंगे तो मैसेज आएगा। इस वक्त जितनी बीटिंग हो रही है इसराइल की, वो इनडायरेक्टली मैसेज अमेरिका को जा रहा है।